students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is Glimpses of India. तो कल हमने जो है yesterday we discussed Glimpses of India में जो है 3 स्टोरी आप पढ़ेंगे. कौन सी पढ़ेंगे? बीकर्स ऑफ गोवा. सेकेंड आप पढ़ेंगे कुर्ग, एक प्लेस है कर्नाटका में. एंड थर्ड आप पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम. तो टी आप लोगों को पता है इंडियन ड्रिंक है, नेशनल ड्रिंक है. तो असम जो है थर्ड जो स्टोरी हमारी टी फ्रॉम असम. फर्स्ट वन इज योर बेकर फ्रॉम गोवा. तो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई है बेकर की, किस तरह से वो एक ह्यूज बास्केट लेके और एक बैम्बू लेके चलते थे और उसकी आवाज से किस तरह से बच्चे एक्साइटेड होके आते थे. तो कल हमने डिस्कस करा था कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस में एक जो है झलक हम देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं इंडिया का, क्योंकि पूरा इंडिया तो नहीं देख रहे. हम यहाँ पे 3 स्टोरी पढ़े हैं, तो कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में वो हम इन चैप्टर्स के थ्रू देखेंगे. तो फर्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों बेकर्स ऑफ गोवा, और हमने देखा था कि किस तरह से पोर्तुगीज के टाइम पे, कि जब पोर्तुगीज जो है रूल कर रहे थे गोवा में, तो उस समय किस तरह से जो बेकर्स हैं, यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से उस समय वो बेकर्स को अपना फ्रेंड और कंपेनियन समझते थे, और किस तरह से जब वो आते थे सारे बच्चे एक्साइटेड होते थे, और मॉर्निंग में ट्वाइस अ डे जो है वो बेकर्स आते थे. तो इतना जो हमने डिस्कस करा था, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं. इसके बारे में डिस्कस करा था बच्चों. फर्स्ट गोवा, रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्यूज. सेकेंड हम पढ़ेंगे लेटर कुर्ग, प्लेस इन कर्नाटका, written by Lokesh Abroad. And the third, और this place is very beautiful, और इसके environment और weather के बारे में हम डिस्कस करेंगे. थर्ड स्टोरी क्या है बच्चों? टी फ्रॉम असम, written by आरूप कुमार दत्ता. तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में डाइवर्सिटी कितनी, हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है. हर जगह के बारे में, गोवा के बारे में पढ़ेंगे, कर्नाटका में कुर्गिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, असम के बारे में हम पढ़ेंगे. तो बच्चों यहाँ पे इतना हमने पढ़ लिया था. आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. द मेकर मेड, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि बेकर्स क्या करते हैं, वहाँ पे म्यूजिकल साउंड करते हैं, और किस तरह से बच्चे जो हैं भागते हैं, और किस तरह से हमने कल yesterday we discuss how he greet the women, good morning कह के जो है उनको ग्रीट करते थे, ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल उसको जो है रख के उसके ऊपर टोकरी किस तरह से प्लेस करते थे. वी किड्स, अब यहाँ पे हमने कल भी पढ़ा था कि किस तरह से ऑथर बता रहे कि वी किड्स, हम जो बच्चे थे, क्योंकि उस समय ऑथर कैसे थे? बच्चे थे. तो कह रहे हैं यहाँ पे वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइंड, कि किस तरह से वो हल्का सा हमें पुश करके, गुस्सा करके हमें साइड कर देते थे. बट क्या बच्चे मानते हैं बच्चों? बट वी वुड नॉट गिव अप. तो वो बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो है गिव अप नहीं करता था. और वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड, और हम जो है कहीं पे जो है बेंच में या पैरापेट पे चढ़ के पीप करके उसमें झांकते थे कि इस बास्केट में व्हाट इज इनसाइड द बास्केट, क्या क्या चीजें हैं, क्या वो हमारे बैंगल ब्रेड लाए हैं या नहीं लाए हैं. तो ये सारी चीजें हम झांक झांक के देखते. बच्चों के अंदर होती है ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि इसमें देखें भाई क्या लाया है ये. Then we had not even care to brush, और बच्चे ये भी ध्यान नहीं रखते थे even they brushed the teeth or not, और wash their mouth or not properly. तो ये भी ध्यान नहीं रखते थे, और सीधा उसके जैसी आवाज आती थी they ran towards the baker. And why should we? We would not fear the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush. और ये भी जो है क्यों नहीं किया करते थे? would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush के लिए जो है मैंगो लीफ यूज कर दिया. तो पुराने में नीम की या किस चीज की पैनी यूज करते थे. Why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. अब वो कह रहे क्यों हम ऐसे करते थे, हम क्यों परवाह करते थे कि किससे करना है हमें? We would take the trouble of plucking the mango leaf, उसको तोड़ते थे, और for the brush. And यहाँ पे
लूसियो जो है, इसके ऑथर जो है, राइटर कह रहे हैं, व्हाई वाज इट नेसेसरी, ये क्यों नेसेसरी था सबके लिए, टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। तो यहाँ पे एक फ्रेज बोल रहे हैं वो कि टाइगर जो है कभी ब्रश नहीं करते। आप लोगों ने भी सुना होगा, शेर कभी ब्रश नहीं करते या टाइगर कभी ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश, अब उनके पीछे बिहाइंड दैट फ्रेज क्या है, उनका आइडिया क्या है कि हॉट टी, कि जब हम चाय पीते हैं तो क्या होता है बच्चों कि हमारा मुंह ऑलरेडी क्या हो जाता है, क्लीन। तो वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कि हम मैंगो लीफ तोड़े या नीम की टहनी तोड़ के ब्रश कर रहे हैं, क्यों है ये नेसेसरी। कभी क्या टाइगर ने ब्रश करा है अपने टीथ को, क्योंकि वाई, बिकॉज हॉट टी कुड वॉश, कर सकती है, क्योंकि गरम गरम अगर हम चाय पियेंगे तो हमारे दांत तो अपने आप क्लीन हो जाएंगे, क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अगर हम पानी पियेंगे या गर्म चाय पियेंगे तो ऑलरेडी हमारे जो है टीथ क्लीन हो जाएंगे। अब फर्दर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बेकर्स का क्या काम है, कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। अब वो यहाँ पे कहने की मैरिज गिफ्ट, अब कोई शादी होती है तो बच्चों क्या होता है, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते, तो वो कह रहे कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, कि मैरिज के गिफ्ट जो है मीनिंगलेस हैं अगर विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल, अगर वहां पे क्या ना हो, स्वीट ब्रेड विच इज नोन एज बॉल। तो शादियों में अगर बॉल नहीं बनी है तो कोई गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट का मतलब मेनली जो है अगर बॉल बनी है तो दैट इज द मैरिज गिफ्ट। जस्ट एज ए पार्टी और ए feast loses its charm without bread। और उन्हें लगता था कि कोई भी पार्टी हो, चाहे मैरिज पार्टी हो, चाहे कोई भी बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फेस्ट हो, विदाउट ब्रेड कोई चार्म नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता जब तक ब्रेड वहां ना हो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब इससे क्या पता चलता है बच्चों कि बेकर कितना इम्पोर्टेंट है गांव वालों के लिए, कि अगर ब्रेड नहीं बनेगी या बॉल नहीं बनेंगे तो शादी का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, या कोई पार्टी में अगर ब्रेड नहीं है तो कोई चार्म नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, हाउ इट शोज दैट हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर villagers। The lady of the house must prepare sandwiches। अब यहाँ पे अलग अलग ओकेशंस में अलग अलग चीजें बताइए बच्चों। तो यहाँ पे बताया है कि लेडी, जो घर की लेडी होती हैं, क्योंकि खाना कौन बनाती है, वही बनाती है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अगर उनकी डॉटर की एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है, तो वो क्या बनाती है, सैंडविचेस। आप लोगों को पता है सैंडविचेस क्या होती हैं, आप लोगों भी, कई बच्चे जो हैं लाइक भी करते होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ऑथर ने, राइटर ने, कि जो वुमेन होती है, लेडी होती है घर की, वो क्या बनाती है, दे मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो बच्चों ये आपको यहाँ से क्लियर होगा कि अगर कोई मैरिज होगी तो क्या बनेगा वहां पे, ब्रेड का बॉल, स्वीट ब्रेड बॉल। अगर एंगेजमेंट होगी डॉटर की तो लेडी क्या बनाएगी वहां पे, सैंडविचेस प्रिपेयर करेगी। क्लियर। केक्स एंड बॉलिनहर्स are a must for Christmas as well as other festivals, और क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, दूसरे त्योहारों में अगर वहां पे ये वाली स्वीट केक्स एंड बॉलिनहर्स नहीं बनते हैं, नेसेसरी है कि ये चीजें वहां पे बननी है। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, आगे में भी क्वेश्चन होगा, दैट इज वाई मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रही हूँ कि मैरिज में बॉल, पार्टी में या फेस्ट में क्या बनना चाहिए, ब्रेड। सैंडविचेस कब बननी चाहिए बच्चों, डॉटर की एंगेजमेंट में। केक्स एंड बॉलिनहर्स कब बनेगा, फेस्टिवल, क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, चाहे दिवाली हो चाहे क्रिसमस हो, उस समय क्या बनेगा वहां पे, केक्स एंड बॉलिनहर्स। Thus the presence of the bakers furnace in the village is absolutely, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है बेकर का फर्नेसेस। अगर फर्नेस नहीं होगा तो कैसे वो केक बनाएगा, कैसे बॉल बनाएगा, कैसे उसको जो है मोल्ड करेगा।
क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेड के कितने आइटम बनाए उन्होंने। ब्रेड, स्वीट ब्रेड मैरिज में, सैंडविचेस डॉटर्स एंगेजमेंट में, केक्स एंड बॉल एंड हार्स कब बनेगा? क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स में। तो इससे पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर फॉर विलेजर्स। क्लियर? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पोर्टुगीज टाइम की बात करें, उस समय कितनी वैल्यू थी बेकर्स की, अभी भी है। जैसे हमने बताया था कि पोर्टुगीज जो है क्या हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, बट जो उनका जो सामान है वो अभी भी स्टिल इट्स प्रेजेंट देयर। द बेकर और ब्रेड सेलर, बेकर में जो बेक करता है ब्रेड सेलर, और वो जब बेचने जाता है तो क्या कहलाएगा? ब्रेड सेलर। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज। तो अब बार बार हम क्यों कह रहे हैं प्रेजेंट डेज की? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्टुगीज डेज ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस। अब उस समय बताया उन्होंने, अभी बताया कि कौन कौन से आइटम वो प्रिपेयर करते हैं। अब दे आर ही इज डिस्क्राइबिंग द पिक्यूलियर ड्रेस ऑफ बेकर्स, कि क्या पहनते थे। ऐसा कबल इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक पूरा वन पीस होता था, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। तो इसे क्या बोलते हैं? कबल, कबाई, सॉरी, क्या बोलते हैं इसे? कबाई। और बेकर को क्या बोलते हैं? पाडेर। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखें, आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस में, कि बेकर्स को उस समय या एट प्रेजेंट किस नाम से जाना जाता है? पाडेर के नाम से। और जो वो ड्रेस पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस, वन पीस होता था पूरा लंबा तक, अप टू नीज तक। क्लियर? तो नीज तक, घुटने तक होता था पूरा एक वन पीस, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। इन आवर चाइल्डहुड, अब वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइटर किसकी बात कर रहे हैं? अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। इन आवर चाइल्डहुड, तो वो कह रहे हैं हम अपने बचपन में, वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है हम क्या करें? इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर। और जब पोर्टुगीज का टाइम था उस समय क्या पहनते थे? वो एक सिंगल पीस फ्रॉक पहनते थे। अब वो कह रहे हमारे टाइम पे अब क्या हो गया? चेंज आ गया। वी सॉ बेकर्स, अब हम जो बेकर्स को देखते हैं वो क्या पहनते हैं? शर्ट एंड ट्राउजर्स विच आर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंट्स। ना तो वो फुल पेंट्स होती है और हाफ पेंट्स भी नहीं कह सकते हैं, उसके बीच का नी से नीचे तक का जो बोलते हैं उसको बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं आजकल जो है इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। तो ये वाली बातें कौन बता रहा है? पोर्टुगीज के टाइम की उनके जो है पूर्वज, फोर फादर्स जो है उनको बता रहे हैं कि पोर्टुगीज के टाइम पे बच्चे क्या करते थे, या यहाँ पे राइटर ने बताया वी किड्स, हम अपने बारे में बताया कि हम जब छोटे छोटे थे तो क्या करते थे। अब उन्होंने यहाँ पे बताया इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर वियरिंग। अब हम क्या देखते हैं कि क्या पहनते हैं? बेकर शर्ट एंड ट्राउजर विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंट। हाफ पेंट से लंबी और लॉन्ग पेंट से, फुल लेंथ से छोटी, उसको शर्ट के साथ वो वेयर करते हैं। इवन टुडे, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं, टुडे आज की बात करते हैं, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pattern। अगर कोई भी एनीवन अगर इस टाइप की ड्रेस पहनता है कि हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी, कहाँ तक? नी तक, तो उसको कमेंट क्या मिलता है? कि ही ड्रेस लाइक अ पाडेर। तो पाडेर किस लिए उसको कमेंट करते हैं? क्योंकि ये ड्रेस किसकी हो गई? बेकर्स की। तो उसको जो है लोग चढ़ाते हैं, या आप कह सकते हैं कि कमेंट करते हैं दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ बेकर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिशेस देखी हैं कि कौन कौन सी वो बनाते हैं। ब्रेड के बॉल्स बनाते हैं, ब्रेड सैंडविचेस बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, और बॉल एंड हार्स बनाते हैं क्रिसमस के टाइम। तो डिफरेंट ओकेजन में डिफरेंट डिशेस, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं केक आइटम बनाते हैं। तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, आगे में भी ये क्वेश्चन में आ सकता है।
नेक्स्ट है द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. अब बेकर्स जो है पैसा कब लेते थे? द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता था तो वो क्या करते थे? दे कलेक्टेड द बिल्स फ्रॉम द हाउस एट द एंड ऑफ द मंथ. तो आगे क्वेश्चन आ सकता है कि कब कलेक्ट करते थे? व्हेन डिड दे कलेक्ट द बिल्स? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? दे कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. मंथली अकाउंट्स अब कैसे याद रहता है भाई? मैंने इस घर में जो है इतनी ब्रेड दी थी या इतने जो है बैंगल्स ब्रेड दी थी, तो ये कैसे लर्न होगा? तो वो क्या करते थे? दे यूज द वॉल, अपने घर की दीवारों को यूज करते थे और पेंसिल से वहां पे मार्क करते थे. क्लियर? तो मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल और वॉल इन पेंसिल. ये नहीं कि पेन उठा के लिख दिया. दे यूज पेंसिल टू राइट द रिकॉर्ड. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. अब पुराने जमाने में क्या था? ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था, मतलब फायदे का बिजनेस था. प्रॉफिटेबल मीन्स फायदे का बिजनेस था. In the old days, the baker and his family, इतना अर्निंग था, इतना प्रॉफिटेबल था उनका प्रोफेशन. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. अब क्योंकि because baking profession is profitable, that is why the servant और जो उनके घर वाले थे, family members, they always looked happy and prosperous. Clear? Their plump physics. और ये कैसे पता चलता था? उनका जो ड्रेस मतलब कितने मोटे हो गए थे यहाँ पे प्लम फिजिक्स का मतलब क्या? प्लेजेंटली फैट बॉडी. उनकी जो बॉडी को देख के पता चलता था कि कितने वो प्रॉस्परस हैं और खुश हैं. इवन वॉज एन ओपन टेस्टिमनी. अब टेस्टिमनी, ओपन टेस्टिमनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट. और ये क्या है? टू दिस, ये नहीं है कि हम वो करें, ये एक पब्लिक स्टेटमेंट है कि उनकी फिजिक्स कैसी थी, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा था, फैटी. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक. अब यहाँ पे जैकफ्रूट किसके लिए बोला हुआ? जैकफ्रूट किसको बोलते हैं? कटहल की तरह. लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर. अब वो कह रहे हैं कि इवन टुडे, आज भी अगर कोई इस तरह का पर्सन दिखता है विद अ जैकफ्रूट लाइक, मतलब कटहल, अगर आप लोगों ने कटहल देखा होगा, जैकफ्रूट, तो आपने देखा होगा किस तरह के होता है, तो उस अपीयरेंस को अभी भी कंपेयर करते हैं किससे? बेकर से. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेकर फ्रॉम गोवा. तो बच्चों, इन ऑल हमने पूरी जो है स्टोरी में हमने क्या देखा कि राइटर ने क्या बताया कि उनके जो फोर फादर्स थे, इन पोर्तुगीज के टाइम के कहते हैं, हमारे टाइम की बातें हैं, उस समय की बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बेकर्स जो हैं घर घर जाके जो है किस तरह से एक बैम्बू स्टिक्स रहती थी, उससे म्यूजिकल साउंड निकालते थे, जिंगल. और बच्चे जो हैं किस तरह से दौड़ के आते थे. ट्वाइस अ डे दे कितनी बार जाते थे वो वहां पे? दे वेंट ट्वाइस अ डे, 2 दिन, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टर एम्प्टी द ह्यूज बास्केट, जब वो खाली करते थे. क्लियर? फिर हमने देखा कि किस तरह से वहां पे वो रिकॉर्ड कैसे करते थे, या हमने उनकी ड्रेस के बारे में देखा था कि एक सिंगल फ्रॉक पहनते थे अप टू नीज, राइट. बट यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि राइटर क्या बता रहे हैं कि हमने हमारे टाइम पे जो अब हमारी चाइल्डहुड है, हम कैसा बेकर देखते हैं कि जिसने हाफ पैंट से लंबी जो है लॉन्ग, हाफ पैंट से थोड़ी लंबी और फुल पैंट से थोड़ी छोटी शॉर्ट्स पहनते हैं और एक शर्ट पहनते हैं. और उनको जो है कई जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि लोग कमेंट करते हैं और कंपेयर किससे करते हैं? बेकर से. क्लियर? और हमने देखा कि उनकी जो ड्रेस है उसको क्या बोलते हैं? कबाई. और बेकर को क्या बोलते हैं बच्चों? पाटेर. तो हमने यहाँ देखा कि उनको जो है लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ दे कलेक्टेड द बिल्स. कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे लर्न करते हैं? तो उसके लिए उन्होंने क्या करते थे वो? दे रोट या दे रिकॉर्डेड द अकाउंट्स ऑन सम ऑफ द वॉल इन पेंसिल. अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, दो दिस इंडीड नो डाउट इन द ओल्डन डेज दिस प्रोफेशन कैसा था? वॉज प्रॉफिटेबल. और कैसे पता चलता था? क्योंकि उनकी जो कोई भी फैमिली, इवन बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, कभी जो है भूखी नहीं रहती थी.
his family, his servants always looked happy and prosperous. उनकी जो बॉडी थी कैसी थी? फैटी. Was an open testimony to this. Even today, अगर आज भी हमें कोई दिखता है जैकफ्रूट शेप का जो है फिजिकल अपीयरेंस उसकी इस तरह से है, तो ही वॉज कंपेयर टू अ बेकर. तो उसको किससे कंपेयर करते हैं? बेकर. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी ए बेकर फ्रॉम गोवा. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट है इस स्टोरी में तो आपको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको से ही हम क्वेश्चन पुट करेंगे. क्लियर? तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज. Now come to the second story. So this is the first story, glimpses of India. तो हमने देखा कि bakers कितने important थे, bakers for villages. हमने देखा कि किस तरह से हर ओकेशन में, चाहे वो शादी का टाइम हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे डॉटर की एंगेजमेंट हो, तो किस तरह से वो बेकर जो है अपने जो है बना के जो आइटम्स हैं, ब्रेड के आइटम्स, वो कैसे वहाँ पे इंजॉय करते हैं. तो हाउ अ बेकर was important in those days for a villager. Clear? तो अब हम पढ़ेंगे कुर्ग. कुर्ग is coffee country, famous for its, किसके लिए फेमस है? Its rain forest और spices, मसालों के लिए फेमस. कुर्ग क्या है? एक प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस इन कर्नाटका. क्लियर? कुर्ग. और ये क्या है? कॉफी कंट्री, फेमस फॉर, कंट्री नहीं आएगा इसमें, कुर्ग इज कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, मसालों के लिए. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. तो यहाँ पे इसके बारे में बताया, यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ के जो है फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ की स्पाइसेस, मसाले जो हैं फेमस है. क्लियर? Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven. तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें ध्यान से, तो what is written here? Piece of heaven, स्वर्ग का एक piece that must have drifted from the kingdom of God. और ऐसा लगता है कि उसको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया. Kingdom of God. और किसके बीच में? Midway between Mysore and coastal town of Mangalore. This land of rolling hills is inhabited. This land of rolling hills inhabited by a proud race, martial men, beautiful women and wild creatures. अब यहाँ पे जो है बहुत सारे क्या है? हिल्स हैं. रोलिंग, द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. और यहाँ पे कौन रहते हैं? रेस, जाति कौन कौन सी रहती है? मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर. अगर हम वाइल्ड क्रिएचर्स की बात करेंगे तो इसके लिए भी ये जाना जाता है, ब्यूटीफुल वुमेन. क्लियर? कुर्ग और कोडेगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक ब्यूटीफुल प्लेस इन कर्नाटका. तो कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? कर्नाटका. And is situated between Mysore and the coastal town of Mangalore. Clear? और इसको क्या बोला है बच्चों? Piece of heaven. The smallest district of Karnataka is home to evergreen forest. Evergreen rainforest, spices and coffee plantation. और किसके लिए फेमस है? कॉफी प्लांटेशन के लिए. जैसे अभी हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, टी फॉर आसाम. सिमिलरली कॉफी फ्रॉम कुर्ग, कर्नाटका. तो होम इट इज, क्या है ये? इट इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज अ होम टू ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. अगर हम फॉरेस्ट देखें तो पूरा एरिया जितना है इस डिस्ट्रिक्ट का, कुर्ग का, इट इज कवर्ड 30% विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. % is covered with 30% with evergreen forest
एवरग्रीन फॉरेस्ट है 30% लैंड पे। ड्यूरिंग द मानसून, और जब मानसून आता है तो इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। अब ऑब्वियसली इतने ज्यादा जो है, जैसे हमें पता है कि डिफोरेस्टेशन, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उससे क्या होगा, बारिश होगी बच्चों, कम होगी इन कंपेरिजन टू द, अगर हम पहले की बात करें तो उससे जो है क्या होगा, परसेंटेज कम होगी। बट यहाँ पे क्या है, 30% जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, 30% कवर करता है पूरी डिस्ट्रिक्ट का, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून सीजन होता है तो इतनी बारिश होती है कि जो विजिटर्स होते हैं, इट कीप देम अवे, कीप द विजिटर्स, मैनी विजिटर्स अवे। तो बारिश में तो कौन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे यही बताया कि ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय, अब कब हम खुशी, मतलब कब जा सकते हैं इस एरिया में, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अगर आप, इफ यू वांट टू गो टू विजिट, और इफ यू वांट टू विजिट दैट प्लेस कुर्ग, इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, सितंबर टू टिल मार्च। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6-7 मंथ्स। मानसून में तो कभी भी अपना प्रोग्राम ना बनाए, कोई प्लान न करें जाने के लिए कहाँ पे, कुर्ग। क्लियर। और इसको पहले ही क्या हमने क्या है, ये पीस ऑफ हेवन, इतना सुंदर है। क्लियर। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा रहता है, और कभी कभी जो है शावर्स आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। द एयर ब्रीथ ऑफ इविगोरेटिंग कॉफी, और जो हम अगर ब्रीथ करते हैं तो किसकी खुशबू आती है, कॉफी की। कॉफी स्टेट्स in colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। अगर हम वहां पे देंगे कि जो बंगलोस हैं वो कहाँ पे, कैनोपीज किसको बोलते हैं बच्चों, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और जब उनकी टहनियां जो है कैनोपी बनाती है, आपस में जो है ओवरलैप करके कैनोपी बनाती है, उसको बोलते हैं कैनोपीज, राइट। तो वहां पे जो कॉफी एस्टेट्स हैं या जो बंगलोस हैं वो कहाँ पे हैं बने हुए, अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। तो कैनोपीज क्या होते हैं, रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स। तो पेड़ बनाते हैं इस तरह से। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग वॉज पॉसिबली ऑफ ग्रीक। अगर हम देखें कुर्ग की अगर हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट पीपल थे कुर्ग आर पॉसिबली, वो कहाँ के थे, ग्रीक के, ग्रीक और अरेबी डेसेंट। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled। तो एक स्टोरी के अगर हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, Alexander's army moved south along the coast, कि वो कहाँ को मूव करी थी, साउथ को, along the coast and settled। और वो जो लड़ाई करी होगी या मे भी जो है उनकी आर्मी मूव करते करते जो है साउथ में गई होंगी, कोस्ट में, कोस्ट ऑफ द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर अलोंग द कोस्ट। और वहां पे क्या हुआ होगा, उन्होंने सेटल्ड हो गए होंगे, अच्छा लगा होगा, पीसफुल लगा होगा एरिया, तो दे सेटल्ड देयर, सेटल्ड हियर एंड रिटर्न बैक इम्प्रैक्टिकल, and return became impractical. These people married amongst the locals and the culture is apparent in the martial tradition। अब ऑब्वियसली कि जब वो वहां पे सेटल्ड हो गए तो उन्होंने क्या करा, जो वहां के लोकल पीपल थे उन्हीं से क्या करा, उन्होंने शादी कर दी। और वहां पे कौन सी रेस थी, मार्शल।
तो उन्होंने क्या करा, amongst the locals and the culture is apparent in the martial traditions, marriage, religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. तो उस समय जो है जिससे से अलेक्जेंडर जो है उनकी आर्मी वहां पे आई थी, सैटल्ड हो गई थी, और इन लोगों ने क्या करा था, दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल एंड, और किस तरह से हमने देखा कि उनके जो कल्चर थे, रिलीजियस थे, ये किससे थे, हिंदू मेन स्ट्रीम से क्या थे, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas. अब अगर हम उनका पहनावा देखें कि किस टाइप के जो हैं वो कपड़े पहनते थे, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अरब के बारे में, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, उनके ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग कोट, कि वो क्या पहनते थे, ब्लैक लॉन्ग कोट. अगर हम पहले पढ़ेंगे पुराना, अगर हम देखेंगे अरब ओरिजिन ड्रॉज, तो क्या पहनते थे वो, ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और एक बेल्ट होती थी, वो कैसी होती थी, एम्ब्रॉयडर्ड. क्लियर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ब्लैक कोट होता था, और जो ये बेल्ट होती थी जो कमर में पहनते थे, वो कैसी थी एम्ब्रॉयडर्ड, उसमें कढ़ाई की हुई होती थी. एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the कोडावस, उनको क्या बोलते थे, कोडावस, known as कप्पा, कुपिया, उसकी ड्रेस को क्या बोलते हैं, कुपिया. It resembles the kufa worn by the Arabs and the Kurds. और ये कौन पहनते थे, अरब के लोग पहनते थे, अरब एंड कुर्द, इसलिए इसका नाम क्या रखा था, कुफिया. क्लियर. नेक्स्ट है कुर्ग. Homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor. अब tales of valor का मतलब क्या है, stories of courage and bravery usually in war. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कुर्ग की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, tradition of hospitality and they are more than willing to, किसके नाम से जाने जाते हैं ये, टेल्स ऑफ वॉलर, बहादुरी, करेज, और इनके जो है रिलेटेड टू देयर सन, फादर, फोर फादर. एक जो होता है ना, चेन चली आ रही है जो आर्मी में ब्रेवरी का जो है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उसको बोलते हैं टेल्स ऑफ वॉलर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर. तो वर्ड मीनिंग का रिटर्न है related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर लोग कहाँ से रहते थे, फ्रॉम कुर्ग. इनकी अपनी एक रेजिमेंट थी. अगर आपने देखा होगा कि आर्मी में क्या होती है, अलग अलग, एक कुमाऊं रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, और हर के नाम से होती है, कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है. तो रेजिमेंट, तो सिमिलरली उस समय क्या थी, एक कुर्ग रेजिमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग कहाँ जाते थे, आर्मी में जाते थे, सन, फादर, एक ट्रेडिशन उनका परिवार का जो है चला आ रहा था, चेन बनी हुई थी कि सन है, पहले फादर है, उनके फिर फादर थे. तो इस तरह से दे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे राइटर ने बताया, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. तो मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स having received the maximum number of awards for bravery in war. तो यहाँ पे मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग जो है आर्मी में थे, फोर्स में थे, उनकी अलग रेजिमेंट थी. तो जितने ब्रेवरी के अवार्ड थे किसके पास थे, कुर्ग के लोगों के पास थे. राइट. तो जितने भी उनके जो वॉर में लड़ाई करी थी या जितने भी जीते थे, उन्होंने अवार्ड देखे होंगे आपने कि आर्मी वालों के पास कितने जो है यहाँ पे रैंक लगे रहते हैं, कितने स्टार्स लगे रहते हैं या मेडल्स लगे रहते हैं. तो ज्यादातर किसके पास है, कुर्ग, क्योंकि कुर्ग रेजिमेंट सबसे ज्यादा वहां पे अपनी एक रेजिमेंट थी और अवार्ड थे. इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्ग. और अगर हम बात करेंगे इन द इंडियन आर्मी और फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये एक जीके का भी क्वेश्चन है बच्चों कि फर्स्ट
इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड। तो यहाँ पे आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स हैविंग रिसीव्ड मैक्सिमम मेडल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स और ब्रेवरी इन वॉर। तो फर्स्ट कौन है बच्चों? द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। तो वो कहाँ के थे? कुर्ग के रहने वाले थे। क्लियर? तो कौन से थे? फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ करियप्पा। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी नहीं सुना होगा तो आगे आगे जीके आएगा तो आपको कि कौन था सबसे फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो जनरल करियप्पा। और कहाँ के थे वो? ही वॉज अ कुर्गी। इवन नाउ कोडावर्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी। अभी भी अगर हम देखें तो खाली कोडावर्स अभी भी उनको जो है फायर आर्म्स रखने की जो है परमिशन है विदाउट ए लाइसेंस। जबकि लाइसेंस के बिना हम जो है कोई भी फायर आर्म्स नहीं रख सकते, बट दे आर अलाउड, दे हैव बीन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी आप जो है इनको फायर आर्म्स को रख सकते हैं। क्लियर? तो कुर्ग क्या है? ये नहीं है कि ब्यूटीफुल प्लेस है, बट हमने देखा कि वहां के जो लोग हैं कितने ब्रेव हैं और आर्मी उनकी अपनी एक कुर्ग रेजिमेंट है। और फर्स्ट जो इंडियन आर्मी चीफ थे कौन थे? जनरल करियप्पा। ही वॉज अ कुर्गी। क्लियर? द रिवर कावेरी। अब हम अगर रिवर की बात करें, अभी हमने फॉरेस्ट की बात करी थी, तो कौन से फॉरेस्ट है वहां पे? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट 30% जो है कवर करता है ऑफ इट्स लैंड। द रिवर कावेरी, अगर हम देखें कौन सी रिवर बहती है वहां पे? कावेरी। जियोग्राफी में हमने पढ़ा होगा, और अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो यहाँ पे जो साउथ की तरफ जो रिवर है कावेरी, तो वो कहाँ? द रिवर कावेरी फ्लोज या ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अगर हम देखें, क्योंकि इतना रेन फॉरेस्ट है वहां पे, तो इसमें जो भी पानी है कावेरी का वो कहाँ से आता है? फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। क्योंकि यहाँ पे कितना है? 30% क्या है हमारा? 30% पे क्या है? रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और मॉनसून में जैसे हमने बताया था कि इतनी बारिश होती है कि कई बार विजिटर भी जो है वहां पे इट कीप देम अवे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो नहीं आते हैं वहां पे। और ये जो रिवर है कावेरी, इट ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग देखो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, और जो नदी बह रही है वो पानी भी कहाँ से आ रहा है? हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो बच्चों इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो है इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं, बट आप रिवाइज जरूर करें। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। हमारे इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया है कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस